सब लोगों को यही बताया जाता है ये आजादी का आंदोलन था। मैं आपको बताऊं 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई और 1930 को रिजोल्यूशन पास हुआ। आजादी का 45 साल बाद, कांग्रेस की स्थापना के 45 साल बाद पहली बार ये रिजोल्यूशन पास हुआ आजादी का। 1930 में रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं, रिजोल्यूशन तक कांग्रेस ने आजादी का पास नहीं किया था एक कागज पर। अगर ये हिस्ट्री है, अगर ये इतिहास है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो निश्चित रूप से हमको ये इन सारी चीजों का विश्लेषण इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, इतिहास के संदर्भ में देखना होगा, समझना होगा। अगर ये देखा जाए, उदाहरण के लिए देखा जाए कि किस तरह से ये इतिहास दो ढंग से, दो तरीके से, एक तो गांधी जी भारत के राजनीति में आने के पहले अगर ये देखा जाए तो 1916 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए। 1916 को गांधी जी 1916 को भारत में आए। उस समय कांग्रेस पर बाल गंगाधर तिलक का कब्जा था। उस बाल गंगाधर तिलक का, जिसके बारे में आप लोगों को केवल मात्र एक जानकारी है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, केवल इतनी ही जानकारी है। परंतु मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिक मीटिंग में यह स्टेटमेंट दिया है और यह स्टेटमेंट उनके केसरी नाम के पेपर में छपा है। क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है और कुनबी को, कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है और दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है। एक एक जाति का नाम लेकर पब्लिक मीटिंग में, घर में नहीं, गुप्त मीटिंग में नहीं, पब्लिक मीटिंग में कहा। अगर पब्लिक मीटिंग में यह कहा कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग, अछूतों का तो बाल गंगाधर तिलक ने नाम भी नहीं लिया। अछूतों को तो वो नाम लेने लायक भी नहीं समझते थे कि इसका सालों का नाम लेना भी फालतू है। शायद बाल गंगाधर तिलक को लगता होगा कि अगर मैं अपने जबान में अछूतों का नाम लूंगा तो मेरा जबान भी अपवित्र हो जाएगी। उन्होंने हमारा नाम, अछूतों का नाम लेना भी गवारा नहीं समझा। मगर जिन बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, आज जिनको हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा ये वो वर्षन है। क्योंकि आप लोगों को केवल एक ही बात मालूम है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, इतना ही मालूम है। आप लोगों को यह मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है कि ये उन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा। अगर ये कहा तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे, ये स्टेटमेंट और जो मैं कह रहा हूं ये स्टेटमेंट अगर दोनों को मिलाकर एक जगह देख लो तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ बदल जाता है। इसका क्या अर्थ बदल जाता है? इसका अर्थ बदल जाता है स्वराज्य सवर्णों का अर्थात ब्राह्मणों का राज्य लाना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये उसका मीनिंग होता है। चीजों को संदर्भ में जोड़कर देखोगे तो शब्दों का शब्दार्थ अलग होता है और शब्दों का भावार्थ अलग होता है। इतिहास के साथ जोड़कर देखोगे तो उसका मीनिंग समझ में आता है, अर्थ समझ में आता है। इसलिए ये जो स्वराज्य का, और ये भी बड़ी अजीब बात है, ये जो स्वराज्य है जिसको बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी में होम रूल कहते थे, होम रूल। होम रूल का मतलब समझते हो? तो तिलक कहा करते थे, तिलक के शब्द है लिखे हुए रिकॉर्ड में कि देश में रानी का राज बना रहे, इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। महान देशभक्त हमारे ऊपर आरोप करते रहते हैं कि इन्होंने आजादी के आंदोलन में ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। उसके शब्द बता रहा हूं मैं आपको। देश में रानी का राज ही बना रहे, इसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
परंतु हमको भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है, थोड़ा शेयर हमको भी मिले। अगर थोड़ा हमको भी मिले, हाँ, ये होम रूल है, ये उसके होम रूल की व्याख्या है। हमारे लोग इतिहास को सही ढंग से पढ़ते नहीं है, ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। एक तो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं वो ठीक से समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो लोगों को बताते नहीं है। बड़ा मामला फंसा हुआ है, सारा मामला फंसा हुआ है। क्योंकि बताने के लिए हौसला चाहिए, करेज चाहिए, और करेज जो है, जिसके पास कन्विक्शन नहीं है उसके पास करेज नहीं होता। करेज इधर उधर से नहीं आता, कन्विक्शन होता है, सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास, उसको कहते कन्विक्शन। जिसका सिद्धांतों में दृढ़ विश्वास होता है उसमें कन्विक्शन होता है, और जिसमें कन्विक्शन होता है उसमें करेज होता है, और जिसमें करेज होता है वो लोगों को सच बताते हैं और डरते नहीं है। क्योंकि सच बताना खतरा है, दुनिया में और कोई खतरा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है सच बताना। क्योंकि जब सच बताओगे तो जो झूठ का फंदा जिन्होंने बना रखा है वो कटता है, और वो लोग सारे मिलकर आपके खिलाफ में आक्रमण करते हैं। इसके लिए वो आपस का बैर भी भूल जाते हैं और मिलकर आपके खिलाफ में आक्रमण करते हैं। बहुत खतरनाक बात है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा उसका जो मीनिंग है, तो स्वराज्य में सवर्णों का राज्य, ब्राह्मणों का राज्य, ब्राह्मणों का राज्य वो लाना चाहते थे। अगर इस बात को आप अपर्याप्त समझते हो तो और एक उदाहरण दूं। बाल गंगाधर तिलक मृत्यु शैया पर पड़े थे, मगर जान निकल नहीं रही थी बाहर। उनके मित्र लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता से दौड़े दौड़े बिपिन चंद्र पाल पूना आए। देखा बाल गंगाधर तिलक मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि इसकी जान अटक हुई है, अटकी हुई है, निकल नहीं रही है, मरने को है, मृत्यु शैया पर है, मगर जान निकल नहीं रही है। अपने मित्र को इस तरह की हालत में देखते हुए उसको ये आया कि इसकी जान जल्दी निकलनी चाहिए। बिपिन चंद्र पाल को लगा कि बाल गंगाधर तिलक की जान जल्दी निकल जाए तो उसको थोड़ा सा आराम हो जाए, ये बहुत दुख और तकलीफ में है। तो उसने बाल गंगाधर तिलक के नजदीक जाकर कहा, तिलक जी आप चिंता मत करो, आपके सपनों का भारत हम बना कर रहेंगे। कौन से सपनों का भारत? तो जो अर्धमूर्छित अवस्था में था, बाल गंगाधर तिलक अर्धमूर्छित अवस्था में था, पूर्ण जागृत नहीं था। तो उसने उठने के लिए इशारा किया, उसको उठ कर बिठाया गया। तो उसने कहा बिपिन चंद्र पाल को, तो क्या पेशवाओं का राज आएगा? जब आदमी शराब पीता है तो उसके दिमाग पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है। जब नियंत्रण नहीं रहता है तो जो उसको नहीं बोलना चाहिए वो भी वो बोल जाता है, जो सच छुपा हुआ है वो भी वो बोल देता है। इसी तरह से अर्धमूर्छित अवस्था में बाल गंगाधर तिलक थे। उनके दिमाग में एक बात थी कि अंग्रेजों ने पेशवाओं का राज समाप्त किया। आपके जानकारी के लिए बताऊं, ब्राह्मणों की जो बहुत सारी उपजातियां होती हैं, उसमें पेशवा जिस उपजाति के ब्राह्मण थे उस उपजाति के तिलक ब्राह्मण थे। इसलिए अंग्रेजों ने पेशवाओं का राज खत्म कर दिया। इसका बाल गंगाधर तिलक को व्यक्तिगत रंज था। देश गुलाम हुआ, ये हुआ, इसका रंज नहीं था। ब्राह्मणों का राज खत्म किया, ये रंज था, व्यक्तिगत रंज था, जातिगत रंज था कि अंग्रेजों ने अपने जाति का राज लाया, हमारा राज नहीं लाया, हमारा राज खत्म कर दिया। वो तो जो महार सेना थी उन्होंने ब्राह्मणों का बुड़खात पातर मराठी में हमारे कहा जाता है, खत्म कर दिया। जिनको उन्होंने छूने से इनकार कर दिया, अंग्रेजों ने उनको तलवार हाथ में थमाई, बंदूक हाथ में थमाई, जालों का जड़ समेत साफ कर दिया।
आज भी पूना के पास 22 किलोमीटर के अंतर पर जाओ, वो जहां लड़ाई हुई थी वहां अंग्रेजों ने स्मारक खड़ा रखा है महारों का, जो वहां लड़ते लड़ते मर गए और अंग्रेजों का राज स्थापित करने के लिए कामयाब हुए। हमें इस बात का गर्व नहीं है कि अंग्रेजों का राज उन्होंने स्थापित किया, हमें इस बात का गर्व है कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनको हमने सारों को मट्टी में मिला दिया। बाल गंगाधर तिलक उन पेशवाओं का राज लाना चाहते थे जिन पेशवाओं ने शूद्र, ओबीसी और अछूत जातियों के ऊपर कितना भयानक अन्याय किया। ये अन्याय की कहानियां धनंजय कीर का जो ज्योतिराव फुले का चरित्र है उसे आप पढ़ लो तो आपको पता चलेगा किस तरह का अन्याय उन्होंने किया। उन पेशवाओं का बाल गंगाधर तिलक पुनः राज स्थापन करना चाहते थे, इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि वो सब जनता का स्वराज्य का मतलब है सब लोगों का राज्य, बिल्कुल नहीं। सबका राज्य लाना उनका उद्देश्य नहीं था। स्वराज्य का मतलब है सबका राज नहीं, सवर्णों का राज्य स्थापित करना, यह स्वराज्य का अर्थ था। इसलिए उनकी लड़ाई थी और ये मृत्यु छैया पर पढ़े जो उनके मुंह से सच निकल गया, यह सिद्ध करता है कि आजादी का आंदोलन नहीं था। वो अपने जाति का वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। इतना ही नहीं, तिलक की मृत्यु हुई 1920 को और गांधी जी कांग्रेस के नेता बने, तो गांधी जी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, मगर गांधी जी ने एक परिवर्तन किया। कांग्रेस पार्टी में सदस्य बनना आम आदमी के लिए संभव नहीं था। गांधी जी बड़े चतुर थे। गांधी जी ने आम आदमी को चवन्नी भरो और कांग्रेस का मेंबर हो जाओ, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। चतुर था, होशियार था। क्या चतुराई थी गांधी जी में? गांधी ये जानते थे कि वह वर्ण व्यवस्था में तीसरे वर्ण के हैं, इसलिए 2 वर्ण के लोग उनके ऊपर है और जो वर्ण के लोग उनके ऊपर है वो उनके अनुयायी नहीं बन सकते। अनुयायी बनने का मतलब है नीचे लगना। गांधी जी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए गांधी जी ने अपना सबसे पहला अनुयायी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया, जो उसके नीचे था, शूद्र था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने, शूद्र था, चौथे वर्ण का था, इसलिए अपने नीचे वर्ण के आदमी को गांधी जी ने अपना अनुयायी बनाया। अहमदाबाद में जाओ तो प्रदर्शनी लगी हुई है सरदार पटेल की, वहां एक फोटो और उसके नीचे लिखा हुआ है गांधी जी का स्टेटमेंट, यदि मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी मेरी मुलाकात नहीं हुई होती तो संभवतः आजादी का आंदोलन जीतने में मैं कामयाब नहीं होता। ये आकलन है गांधी जी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्व उस सेंटेंस में है। गांधी जी ने आम आदमी के लिए सदस्यता के दरवाजे खोल दिए। खोलने से सदस्यता नहीं बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को गांव-गांव में, देहातों में, किसानों में इस आंदोलन को फैलाया और वो सदस्यता जो है उन्होंने करवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने इस आंदोलन में बहुत बेहतरीन ढंग से उपयोग और प्रयोग किया। और जब समय आया, प्रधानमंत्री बनाने का समय आया, मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उनकी टर्म खत्म हो गई, दूसरा अध्यक्ष कांग्रेस का बनाने का मौका आया। गांधी जी कहा करते थे, मैं कांग्रेस पार्टी का चवन्नी का भी मेंबर नहीं हूं, मगर कांग्रेस का कोई भी काम गांधी जी के मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता था। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुनना था, मीटिंग हो रही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और गांधी जी के पास कागज पहुंचे। गांधी जी ने पढ़कर सुनाया कि हमारी कांग्रेस पार्टी की 14 शाखाएं देश में कार्यरत है, राज्य स्तर की, और सारे के सारे राज्य शाखाओं के लोगों ने मिलकर अनोनिमसली रिजोल्यूशन पास किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी ने रिजोल्यूशन पहले ही पास कर दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। ये रिजोल्यूशन पहले ही पास हो गया था और 14 स्टेट के लोगों ने रिकमेंडेशन किया कि सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाए। इट मीन्स उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये रिजोल्यूशन की कॉपियां ये रिजोल्यूशन की कॉपियां गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पढ़कर सुनाई। तो इधर बाजू में जवाहरलाल जी बैठे थे, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू की तरफ देखकर कहा कि 14 स्टेट के लोग अनॉनिमसली सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सिंगल मेंबर जेबी कृपलानी, उनका प्रस्ताव आया। एक आदमी वर्किंग कमेटी का जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाना चाहते, एक सिंगल। कितने लोकप्रिय थे जवाहरलाल जी, अंदाजा कर सकते हो आप। एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का आदमी ने उनका नाम प्रपोज किया। ये बात गांधी जी ने वर्किंग कमेटी के सामने रखी और जवाहरलाल जी जो बाजू में बैठे थे उनको पूछा, जवाहरलाल जी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाहरलाल जी मौन हो गए। जवाहरलाल जी मौन हो गए। उन्होंने गांधी जी का ही हथियार, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन को गांधी जी ने हथियार बनाया था। जब गांधी जी को बोलना खतरनाक लगता था तब गांधी जी मौन धारण कर लेते थे और जब बोलना होता था, मौन में भी बोलना होता था, तो वो स्लेट लेते थे और स्लेट पर चौक से लिखते थे कि मुझे कलम चाहिए, मुझे 2 गिलास पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब ये तो भी बोलना ही हो ना, ढोंग था, पाखंड था। मगर गांधी जी को लगता था कि अगर बोलना खतरनाक है तो मौन ठीक है, बोलना बंद। ये जो हथियार गांधी जी ने डेवलप किया था, इस हथियार का जवाहरलाल जी ने भी लोगा कि मुझे अब मौका आया है, मौन का उपयोग करना चाहिए। जवाहरलाल जी मौन हो गए। जवाहरलाल जी ने कुछ भी नहीं बोला और गांधी जी ने सब सुन लिया। आश्चर्य, जवाहरलाल जी कुछ भी नहीं बोले और गांधी जी ने सब कुछ सुन लिया। क्यों सुन लिया? क्योंकि गांधी जी का ये हथियार था, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन एक हथियार है। गांधी ने समझ लिया कि जवाहरलाल जी इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कागज का एक शीट निकाला, उस पर लिखा कि सरदार तुम अपना नाम पीछे ले लो। सरदार को चिट दी, सरदार ने देखी, अपने पैकेट में रखी और अपना नाम उन्होंने विड्रॉल कर दिया। 2 ही लोगों का नाम था। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए केवल 2 लोगों का नाम था। एक आदमी ने विड्रॉ किया अपने आप, जवाहरलाल नेहरू अनअपोज सिंगल समर्थन से, एक आदमी का समर्थन था केवल, और एक आदमी के समर्थक आदमी को गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया और प्रेसिडेंट बनते ही अपने आप जवाहरलाल जी देश का प्रधानमंत्री बन गए। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ ऐसी धोखेबाजी क्यों की? गांधी जी के प्रपौत्र है राजमोहन गांधी, उन्होंने किताब लिखी सरदार पटेल की। सरदार पटेल एक समर्पित जीवन, समर्पण, राष्ट्र के लिए इन्होंने समर्पण किया। वाह, बराबर है, बहुत अच्छा है, सही कहा। तो वो राजमोहन गांधी ने कहा कि ये किताब और ये सत्य मैं उद्घाटन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी हुई, इसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की। कौन कह रहा है? गांधी जी का प्रपौत्र, मैं और आप नहीं, गांधी जी का प्रपौत्र राजमोहन गांधी। ये गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की और इसका मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। परंतु ये पश्चाताप करने वाले व्यक्ति ने भी आधा सत्य कहा। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी की, ये सत्य 50% है। गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ धोखेबाजी क्यों की, ये उन्होंने नहीं कहा।
उन्होंने केवल आधा सत्य कहा, आधा मैं पूरा कर देता। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनने दिया कि सरदार पटेल शूद्र थे। सरदार पटेल शूद्र थे इसलिए सरदार पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये क्या सिद्ध करता है? ये गांधी जी आर्य ब्राह्मणों का स्वराज्य चाहते थे, उनका वर्चस्व चाहते थे। उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने ये किया, अनजाने में उन्होंने नहीं किया, योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये किया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके दो और उदाहरण हैं। क्योंकि आप लोग ये कह सकते हैं कि इसका कोई और कारण रहा होगा, ये कारण रहा होगा। मैं भी मान लेता अगर ये सिंगल उदाहरण होता, मगर ऐसे और दो उदाहरण हैं। इसलिए ये केवल अनजाने में नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। गांधी जी ने उनको कहा चुनाव मत लड़ो। टंडन के विरोध में उन्होंने चुनाव लड़ा और बड़े भारी मत से गांधी जी के ना कहने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट चुनकर आए और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट गांधी जी की इच्छा के विरोध में बने। गांधी जी को बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दुनिया वाले कहते गांधी जी बड़े डेमोक्रेटिक थे। बहुत डेमोक्रेटिक थे। अरे जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, सुभाष चंद्र बोस को इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, गांधी जी ने पहले दिन से उसको काम ही नहीं करने दिया और मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस ने मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंटशिप का इस्तीफा दे दिया। केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं, केवल प्रेसिडेंटशिप का नहीं, गांधी जी ने उसको मजबूर कर दिया, काम ही नहीं करने दिया। सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस ने केवल प्रेसिडेंटशिप का इस्तीफा नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी का भी इस्तीफा दिया। और कौन सा संगठन बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका मीनिंग समझते हो? फॉरवर्ड ब्लॉक का हर चीज दुनिया में किसी न किसी संदर्भ में होती है। अगर सुभाष चंद्र बोस ने अपने संगठन का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इसका मतलब है कोई ना कोई बैकवर्ड ब्लॉक है। इसका मीनिंग संदर्भ है। तो किसको वो बैकवर्ड ब्लॉक कहना चाहते थे? जिस पार्टी को, जिस गांधी जी ने उसको छोड़ा, जिस गांधी जी ने उसको मजबूर कर दिया, उसको वो ये बैकवर्ड है, सनातनी है, ये ब्राह्मणवादी है, बैकवर्ड ब्लॉक, ये प्रगतिशील नहीं है। ये उसका मीनिंग होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रखने का ऐतिहासिक संदर्भ है। उन्होंने अपने संगठन का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा क्योंकि कांग्रेस बैकवर्ड ब्लॉक, सनातनी ब्लॉक, ब्राह्मणवादी ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट से इस्तीफा देने के लिए गांधी जी ने क्यों मजबूर किया? सुभाष चंद्र बोस कायस्थ थे और वर्ण व्यवस्था में कायस्थ ब्राह्मण नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, वैश्य नहीं होता, जो 3 वर्ण का नहीं होता वो अपने आप ही शूद्र होता है। सुभाष चंद्र बोस वर्ण व्यवस्था में 4थे वर्ण का था और इसलिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंटशिप से गांधी जी ने बुरी अपमानित करके उसको हटाया। तो ये उदाहरण केवल सरदार पटेल के साथ नहीं, ये उदाहरण ये सिद्ध करता है कि मैं कोई दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। ऐसे उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं होती है तो मैं और तीसरा देना चाहता हूं। सीपीएन बिहार की मंत्रिमंडल का गठन हुआ, बाला साहब खेर नाम का ब्राह्मण उसका मुख्यमंत्री बनाया गया। वो गांधी जी का परम भक्त था और उसने अपनी भोज नाम के एक अछूत को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। गांधी जी को पता चला तो उनके शरीर में आग लग गई। किसी ने काली लगाई नहीं थी, मगर आग जरूर लग गई और उन्होंने सरदार पटेल को इस जिम्मेवारी पर लगाया, जाओ बाला साहब
खेल को उस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकलवाने के लिए कहो। सरदार पटेल ने बाला साहब खेल को कहा उसको मंत्रिमंडल से निकालो। बाला साहब खेल ने पूछा क्यों, तो कारण बताएंगे तो उन्होंने कहा भी मैंने कोई कल्पना किया, मैं तो गांधी जी की सामाजिक न्याय की नीति पर अमल कर रहा हूं। तो गांधी जी ने उसको कहा गधे, ये मैं कहने के लिए कहता हूं, अमल करने के लिए मैंने कहा क्या? अब लोग कहने से ही बेवकूफ बनते हैं, तो अमल करने की जरूरत है क्या? मैंने तो अमल करने के लिए नहीं कहा, क्यों अमल किया? उसने मानने से इनकार कर दिया। क्या निर्णय लिया गांधी जी ने? उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। क्या सिद्ध होता है? गांधी जी आजादी का आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं, योजनाबद्ध तरीके से एक व्यूह रचना के तहत वो इस विषय पर काम कर रहे थे कि आजादी का जो आंदोलन है वो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने का आंदोलन होना चाहिए। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से गांधी जी काम कर रहे थे। और यही वजह है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो संविधान सभा में नॉट ए सिंगल वन, एक भी आदमी को कांग्रेस पार्टी के तरफ से संविधान सभा में कांग्रेस ने भेजा। कांग्रेस ने एक भी अदर बैकवर्ड क्लास का आदमी संविधान सभा पर जाने नहीं दिया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग गांधी जी को अपना मसीहा मानते थे। गांधी जी पर उन्होंने विश्वास किया। अगर विश्वास किया तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए था। गांधी ने उनके साथ विश्वासघात किया। संविधान सभा में एक भी आदमी कांग्रेस की तरफ से ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन गांधी ने नहीं दिया। इसका परिणाम हुआ, संविधान लिखने का जब काम शुरू हुआ तो ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा में न होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को अदर बैकवर्ड क्लासेस की लड़ाई संविधान सभा में, बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी की लड़ाई संविधान सभा में लड़ी। और इसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 340 आर्टिकल के तहत रिजर्वेशन का अधिकार अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए प्रोविजन किया। अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कांग्रेस के लोगों ने जो गद्दारी और धोखेबाजी और विश्वासघात किया, परिणाम क्या हुआ? 16 नवंबर 92 को रिजर्वेशन का अधिकार ओबीसी को मिला। 92 को ओबीसी को रिजर्वेशन का अधिकार मिला और 91 से एलपीजी शुरू हुआ। आरक्षण खत्म करने का कार्यक्रम 1 साल पहले शुरू हुआ और बाद में आरक्षण का अधिकार दिया। चालाकी, होशियारी। 91 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया और 92 16 नवंबर 92 को रिजर्वेशन का अधिकार ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और दिया। 17 अगस्त 1932 को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला, क्योंकि 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और इस कम्युनल अवार्ड के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला। और 16 नवंबर 92 को ओबीसी को अधिकार मिला। 60 साल का अंतर है, ओबीसी को 60 साल बाद अधिकार मिला। ये परिणाम ओबीसी ने गांधी जी पर विश्वास किया और गांधी जी ने और कांग्रेस ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसका परिणाम था। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि आजादी का आंदोलन योजनाबद्ध तरीके से सवर्णों का वर्चस्व, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए सुनियोजित तरीके से किया, योजनाबद्ध तरीके से किया। जो उदाहरण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलते ही नहीं। आपको मालूम है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। वर्मा जी यहां हाई कोर्ट के वकील हैं और उनको वो फंडामेंटल राइट को आधार लेकर ही केस उनकी खड़ी करते रहते हैं। मैं वकील नहीं हूं। ये फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
आपको अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण आजादी है, पूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार केवल मात्र अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पार्लियामेंट में बोलते ही नहीं है, और बोलने की पूरी आजादी है। कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने की पूरी आजादी है, परंतु हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, नेता है, उन पर पाबंदी लगाई गई है। अगर बोलोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको बिल्कुल बोलना नहीं है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में, हम कहते हैं कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट से हमने बहुत सी परंपराएं ली। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में व्हिप निकालने का पार्टियों को अधिकार नहीं है, मगर भारत के पार्लियामेंट में व्हिप निकालने का अधिकार है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो ये होगा, वो होगा। पार्टी के नेताओं को ये अधिकार है, और इस वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के मेंबर पार्लियामेंट जो है, वो पार्लियामेंट में अपना मुंह नहीं खोलते, बोलते नहीं है। अगर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ना बोलने देने के लिए मजबूर किया, इसका मतलब है उन्होंने हमारे नेताओं को गुलाम बनाया। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप अपना नेता समझते हैं, तो उन्होंने आपके नेताओं को गुलाम बनाया। अगर जो लोग 54 साल की आजादी में आपके नेताओं को गुलाम बना सकते हैं, तो क्या ये आजादी आपकी आजादी है? नेताओं को आपको तो कुत्ता भी नहीं पूछता है। नेताओं की बोल रहा हूं मैं, आपको कौन पूछता है? नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। शरद पवार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी इच्छा से बोलता है, जेमिनी है, उनके मित्र है, जानते हैं। अपनी इच्छा से बोलने की इच्छा एक आध बार शरद पवार को हुई, एक आध बार हुई, कभी होती नहीं है, मगर हुई। हुकी आई, हमारे मराठी में उसको हुकी आई बोलते हैं। बोला तो उसका पत्ता ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी से साफ कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 18 लोगों में रिस्पेक्टेड व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग मैन, बोलने नहीं दिया।